दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल आत्मटेक में करता हूं। आज हम ये देखेंगे कि हम अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर पहले से ही अच्छा है तो उसको आप कैसे मेंटेन कर पाओगे। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच का है तो आपको लोन बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाती है। इसी वजह से आपको एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आज हम देखेंगे कि सिविल स्कोर किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है और किस तरह से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दे। हम अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करें उससे पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारा सिविल स्कोर आखिर गिरता क्यों है। हमारा सिविल स्कोर का रेंज 300 से 900 के बीच का होता है। हमारा स्कोर ये दिखाता है कि हमारी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जितना कम सिविल स्कोर होगा उतना चांस डिफॉल्ट करने की ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा सिविल स्कोर रहेगा उतना कम चांस होगी कि आप डिफॉल्ट करेंगे। 750 से 900 का सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है, जिसमें बैंक आपको आसानी से लोन दे देती है। हमारी क्रेडिट स्कोर का वेटेज 4 पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है पास परफॉर्मेंस का, जिसका वेटेज 30% का होता है। पास परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो लास्ट लोन ली है, पास में जो लोन ली है, उसका रिपेमेंट आप ठीक से कर रहे हो या इस पर डिपेंड कर रहे हो। दूसरा पॉइंट होता है क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन का, जिसका वेटेज 25% का होता है। क्रेडिट मिक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी लोन लिया है वो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। तीसरा पॉइंट है लीवरेज का, इसका वेटेज 25% की होती है। लीवरेज का मतलब ये होता है कि आपने अपने क्रेडिट लिमिट का कितना पोर्शन लोन के ऊपर में खर्च कर दिया है, और बाकी का 20% अदर फैक्टर होती है जो आपके क्रेडिट स्कोर का वेटेज पे प्रभाव डालती है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा सिविल स्कोर गिरता क्यों है, उसके कारण क्या क्या है। सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपने अपने लोन का डिफॉल्ट कर रहे हो, और या आपका ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेंडिंग रह जा रहा हो, और उसका ईएमआई आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपका सिविल स्कोर ड्रॉप करने का। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं आपका लोन का रिपेमेंट आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण होता है जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप का। इस पे क्या होता है कि आपके पास कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी कभी जॉब क्राइसिस हो जाती है, आपके पास सडनली पैसे की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का ड्यू टाइम पे नहीं भर पाते हैं। बहुत बार अपने अपने क्रेडिट कार्ड का ईएमआई और पेमेंट मिस कर देते हैं, जिसके कारण भी आपका सिविल स्कोर आसानी से गिरने लग जाता है। कभी कभी आपका किसी लेंडर के साथ में, बैंक के साथ में डिस्प्यूट हो जाता है। अब वो डिस्प्यूट किन कारणों से होता है कि आपके हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई हो, अपने बैंक ने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कुछ एनुअल्स भी अननेसेसरी आप पे ले लिया गया हो जिसके बारे में आपको पहले बताया नहीं गया हो, और आप क्या कर चाहते हैं कि आप सारी चीज को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सेटलमेंट के चक्कर में आपका सिविल स्कोर बहुत जल्द ही गिर जाएगा। सपोज करिए आपका सिविल स्कोर 800 का है, तो अगर आप इन सेटलमेंट में जाओगे तो हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर 2-3 महीने में ही 650 के आसपास आ जाए, और फिर आपको बाद में लोन लेने में दिक्कत हो। चलिए आगे देखते हैं और कौन से रीजन आपके सिविल स्कोर कम होने के लिए। अगर आप हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट लेते हैं, जैसे हमने पहले भी देख लिया है कि क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशंस में हमने पहले भी देख लिया है कि क्या होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पर्सनल लोन, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, और जो आपका लोन है वो ज्यादा पर्सनल लोन है, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड है जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, जिससे कारण आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। अगर आप बहुत कम सिक्योर लोन ले रहे हो और बहुत ज्यादा अनसिक्योर लोन ले रहे हो, तो आपका सिविल स्कोर गिरेगा, क्योंकि सारी बैंक भी अनसिक्योर लोन देने में हिचकिचाती है। वो देखती है कि अगर आप ज्यादा ज्यादा सिक्योर लोन लेते हो तो बैंक भी आपको और लोन देती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सिक्योर लोन नहीं लेते हुए बहुत ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हो, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो बैंक भी आपको लोन देने में डरेगी। आइए देखते हैं लीवरेज। लीवरेज हमने पहले भी बात कर लिया है कि लीवरेज का पोर्शन जो है पहले भी देखो 25% का होता है। अब अगर आप मान लीजिए परसेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड और लोन का लिमिट आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, सपोज करो आपकी सैलरी 50,000 की है, और 50,000 की सैलरी में आप 40,000 का लोन की ईएमआई पे कर रहे हो, या 50,000 की सैलरी में आप 40,000 का क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे कर रहे हो, तो आपका लीवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कारण आपको और लोन नहीं मिल पाएंगी, और जो भी ईएमआई आप पे करवा रहे हो वो टाइम पे नहीं कर पाएंगे, जिससे कारण आपका सिविल स्कोर गिरता चला जाएगा। बाकी का भी कुछ अदर फैक्टर होती है जिससे कारण आपका सिबिल स्कोर गिरता है, जिसका वेटेज भी 20% का है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा लोन की इंक्वायरी कर ली, क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी कर ली बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो भी आपका सिबिल स्कोर गिरेगा। अगर आप 3-4 इंक्वायरी
हर एक महीने में करते हो तो आपका सिविल स्कोर यहाँ भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इससे कोशिश करें कि आपकी इंक्वायरी जेन्युइन हो, जब कोई जरूरत हो तभी आप इंक्वायरी करें, अदरवाइज आप इंक्वायरी पे ना जाए, अदरवाइज वो सिविल स्कोर गिरता चला जाएगा और ये फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी फ्यूचर में लोन लेने में। आइए आगे देखते हैं और कौन से कारण है आपका जो सिविल स्कोर है ड्रॉप होते चल जाता है। इसके और भी कारण होते हैं। ये कारण ये, जैसे आपने मान लीजिए कोई जॉइंट लोन लिया है, बहुत सारे जॉइंट लोन आप ले लेते हो, एड ऑन कार्ड ले लेते हो, कभी कभी आप गारंटर में चले जाते हो, तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जॉइंट लोन में अब क्या होता है कि ईएमआई तो एक ही जन पेमेंट करता है। अगर आपका ब्रोवर ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो आपका भी सिविल स्कोर कम होती चली जाएगी। अगर आपने मान लीजिए एड ऑन कार्ड ले लिया है और मेन कार्ड में आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो भी आपकी सिविल स्कोर कम होती चली जाएगी। अगर आप किसी चीज में गारंटर में साइन कर दिया है, आप ये सोचते हैं मैंने साइन ही किया है ना, क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को गारंटी दे रहे हैं तो सबसे पहले बैंक आपको ही जवाबदेही के लिए खोजेगी और हो सकता है आपको ही रिपेमेंट करना पड़े अगर मेन ब्रोअर उसका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है। तो कोशिश करिए आप ये गारंटरशिप देने से पहले आप पक्का देख लें कि जेन्युइनिटी है कि नहीं है, और बार बार आप चेक करते रहें कि आपका ईएमआई टाइम पे जा रहा कि नहीं जा रहा है। जो मेन ब्रोअर है वो जॉइंट लोन में हो या एड ऑन कार्ड में हो या गारंटर में हो, आपका ईएमआई टाइम पे जा रहा कि नहीं रहा, आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। कभी कभी आप अपनी कंपनी को या किसी कंपनी को एज ए पार्टनर, एज ए प्रोपराइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए गारंटर आप उस लोन में आ जाते हैं और वो कंपनी हो सकती उसकी ईएमआई टाइम पे ना पे कर रही हो, तो एज ए पार्टनर, एज ए गारंटर, एज ए डायरेक्टर आपका सिविल इम्पैक्ट होगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी के जॉइंट लोन पे हैं या गारंटर पे हैं या किसी के पार्टनर के रूप में है या डायरेक्टर के रूप में है, तो मेन कंपनी या जो ब्रोअर है उसकी ईएमआई दे ही नहीं रही है, क्योंकि इससे कारण आपका सिविल स्कोर बहुत ही जल्दी गिरता चला जाएगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी लोन आप ले रहे हैं एज ए गारंटर, जॉइंट लोन, आप रेगुलर चेक करते रहे कि ईएमआई टाइम पे जा रही कि नहीं जा रही है। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट में क्या होती है कि कभी कभी कुछ अकाउंट इनएक्यूरेटली आपकी सिबिल पे शो करने लग जाती है, जो पहले ही आपने क्लोज कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ओपन अकाउंट में आ रही हो या किसी और का लोन आपके अकाउंट में आ रहा हो, तो आपको उसका रिपोर्ट करनी चाहिए सिविल डिस्प्यूट में। कभी कभी आपने क्या होता है कि आप पार्सल पेमेंट कर दिए हो और कभी कभी फुल पेमेंट भी कर दिया हो, लेकिन वो पार्सल पेमेंट और फुल पेमेंट आपका सिबिल पे रिपोर्ट नहीं कर रही हो, जिससे कारण अभी आपका सिबिल इम्पैक्ट करता है। आपने कभी कभी सेटल कर दिया हो लोन पे, लेकिन सेटलमेंट दिखा नहीं हो रहा। नॉर्मली हमें सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, पर अगर अपने सेटलमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण या कोई हार्डशिप के कारण आपने कर लिया हो, तो सेटलमेंट आपके सिबिल में रिपोर्ट नहीं हो रही है, तो उसके कारण भी आपका सिबिल गिरता चला जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वंस इन ईयर आप अपने सिबिल को देखते रहें कि वो रिपोर्टिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे 6 पॉइंट जो है आपका सिबिल स्कोर गिराने पे का कारण बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमको अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है तो हम कैसे, टिप्स टू इंप्रूव योर सिबिल स्कोर। हमारा सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव हो, आइए कुछ पॉइंट्स में हम नजर डालते हैं। हमारा जो लोन है, हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, उसका ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का ड्यूज हमें टाइम पे करना चाहिए। सपोज करिए किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, कोई हार्डशिप के कारण आपने कोई ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कुछ महीनों के लिए मिस कर दिया है, तो जैसे ही आपकी सिचुएशन बेटर हो, अचानक से आपको उसका पेमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। हमें अपना ईएमआई का पेमेंट मोड हमेशा ईसीएस और ऑटोडेबिट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी ईएमआई टाइम पे कट जाएगी और आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगी। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे बिलीव नहीं रखते हो, आपको प्रॉब्लम होती हो या हिचकिचाहट होती हो, तो आप वो डेटा चेक का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो टाइम है वो बच जाएगी और आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगने की चांसेस कम हो जाएगी। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है फिर लेंडर के साथ में, अब डिस्प्यूट किस तरह से हो सकता है कि कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो गई हो, ऐसा ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट कार्ड में हो गया जो आपने नहीं किया हो, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके बैंक ने, लेंडर ने चार्ज कर लिया हो, इनवॉइस जो आपको पता नहीं थी लग गई हो, और आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हो। ऐसे जो सेटलमेंट में जाना नहीं चाहिए। अगर आप सेटलमेंट करना चाह रहे हो तो वो सेटलमेंट ऐसा
कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप सेटलमेंट करेंगे उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम ये देख सकते हैं कि अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन हो गया हो और 50,000 का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जिसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बैंक लेंडर आपका सेटलमेंट कर देते हैं 50% में या 40% में। तो आप उस सेटलमेंट करके आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्रेडिट में सिचुएशन हमने पहले भी देख लिया है कि जो अपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का लिमिट होती है वो 20% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट का आपसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल के रूप में हम ये देख सकते हैं कि सपोज करिए कि आपकी सैलरी 50,000 की है और अपना आप जो ईएमआई पे करते हैं और या जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके ऊपर आप 25,000 का खर्चा कर लेते हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो होगी वो 25,100 होगी, मतलब ये 25 लाख की होगी। तो 25 लाख की जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसमें आप अपना पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का जो यूजेज है वो 20% से ज्यादा ना रखें, मतलब वो 5 लाख की होने चाहिए। और बाकी की जो आपकी जो लिमिट बची हुई है वो सिक्योर्ड होनी चाहिए, वो सिक्योर्ड लोन के रूप में होनी चाहिए। डोंट टेक टू मेनी लोन्स इन शॉर्ट टाइम पीरियड्स। अब क्या होता है कि आप बहुत सारे लोन शॉर्ट टाइम पीरियड्स में ले लेते हैं, ऐसे में क्या होती है कि आपकी सिबिल स्कोर गिरने स्टार्ट हो जाती है। आप उस बर्डन को महसूस करने लग जाते हो कि अगर वो पर्सनल लोन है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होंगी और उसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो जाती है और आप वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं। डोंट बी क्रेडिट हंग्री। अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड है तो उसका स्पेंडिंग भी आपको लिमिट के हिसाब से करनी चाहिए। आपकी मंथली सैलरी आपको देखनी चाहिए कि आपकी मंथली सैलरी क्या है। अगर मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 की है तो ऐसा ना हो कि आप 40,000 का क्रेडिट कार्ड का यूज उसी पे कर लें या फिर ईएमआई आपकी 40,000 की हो। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपना ईएमआई का जो पोर्शन होता है वो हमेशा ही अपनी सैलरी के 40% या 40% से नीचे रखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं या कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की है तो कोशिश करें आपकी जितने भी लोन की ईएमआईज है वो 40,000 के नीचे होनी चाहिए। अपना कार्ड का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए। वो मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड ना लें। कभी कभी क्या होती है कि हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर हम उसके टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो भी हमने यूजेस किया है उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि सिबिल स्कोर गिरने लग जाती है। तो कोशिश करें आप एक या दो ही क्रेडिट कार्ड लें जिसपे आपकी बहुत सारे फैसिलिटीज मौजूद हो, वही क्रेडिट कार्ड लें। ज्यादा यूज ना करें और जितना यूज करें उसका ईएमआई का पेमेंट और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे करते रहें। पे योर मंथली ड्यूज इन फुल। कभी भी पार्सल पेमेंट नहीं करना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूजेस बहुत ज्यादा हो गया है, आप एमएबी पे कर दोगे तो आप रिवोल्व करोगे। रिवोल्व करने से आपका क्या होगा, सिबिल स्कोर गिरता चला जाएगा। तो कोशिश उतना ही करें कि जितना आप यूज करते हो उतना पेमेंट आप कर दें फुल पे। अगर आपकी फाइनेंशियल हार्डशिप हो गई है तो ऐसे तो आपको हमेशा ही पूरा पेमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल हार्डशिप हो गई है तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यू का पेमेंट करें। इसमें भी सिबिल स्कोर का नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा कि आप डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे, क्योंकि डिफॉल्ट होने पे आपकी सिविल स्कोर बहुत जल्दी से गिरती है। तो मिनिमम आपको अपने मिनिमम ड्यू को पेमेंट करना चाहिए और जैसे ही सिचुएशन अच्छा हो जाए तो अपने फुल पेमेंट करके अपने इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। सपोज करिए आपकी सिविल स्कोर गिर गई है और आपने किसी क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट कर दिया है तो और आपका सिविल स्कोर नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे क्रेडिट कार्ड को अपने साथ में हमेशा रखें जिसका रिपेमेंट पुराना बहुत अच्छा हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड आप यूज में ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका रिपेमेंट ट्रैक बहुत अच्छा दिखाएगा। आप अगर यूज नहीं कर रहे हो तो भी सिविल स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना जो ओल्डेस्ट कार्ड है जिसकी रिपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है उसको अपने साथ हमेशा। चलिए आगे देखते हैं और कौन से तरीके हैं, टिप्स है जिससे अपना सिविल स्कोर हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत जन को पता नहीं होता है कि आपके पास अल्टरनेट मोड है जिससे आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपका सिविल स्कोर बहुत डाउन चला गया है लेकिन आपको लोन मिल नहीं रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा है, तो अब क्या ऑप्शन आपके पास बचता है। तो ऐसे जगह में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एफडीज है, एलआईसी है और अगर गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे शेयर्स पड़े होते हैं जिसमें बहुत सारे बैंक आपको लेंडर जो है वो लोन प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे लोन पे क्या होता है कि आप अगर इसकी रिपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता चला जाएगा।
बहुत सारे कार्ड्स फैसिलिटी होते हैं, बहुत सारे लेंडर्स आपको एफडीज में कार्ड दे देते हैं, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर पहले से डाउन गया हुआ है, आपका सेटलमेंट हो रखा है, तो आपको न्यू कार्ड तो इशू होगा नहीं। तो अगर एफडीज के केस में आपको कार्ड लेते हो, उसका रिपेमेंट राइट टाइम पे करते हो, तो हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होना चालू हो जाए। इंप्रूवमेंट तुरंत होगी नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3 से 4 महीने लगे, लेकिन इंप्रूवमेंट नजर आने स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप लोन लेते हो ना, उनका मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमेशा आप देखना चाहिए कि आपने जो भी लोन लिया है, जॉइंट लोन लिया है, एज ए गारंटर लोन लिया है, एज अ कोई कंपनी को अपने गारंटी दे दिया हो एज ए पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, और अगर जॉइंट लोन में आप चले गए हो, तो आप देखना कि 1 साल पे आप देखो कि एक बार तो अपना सिविल स्कोर निकाल लो। अब देखो कि वो पेमेंट ईएमआई टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इन्फॉर्म करो अपने टाइम पे, ब्रोवर को बोलो टाइम पे पेमेंट करने के लिए, नहीं तो आपका सिविल इम्पैक्ट होता चला जाएगा। हमेशा रिपोर्ट जो होती है ना, आप 1 साल में हमेशा निकाला करो। इससे क्या होता है कि जो भी इनएक्यूरेंसीज होती है आपके सिविल पे, वो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी हम पता ही नहीं रहता है कि हमारे सिविल पे कोई इनएक्यूरेट अकाउंट ओपन हो गई है। इससे क्या होता है कि हमें जब पता ही नहीं, तो हमारे सिविल स्कोर का बारे में हमको पता ही नहीं रहेगा। अगर वो इनएक्यूरेट अकाउंट में सेटलमेंट आ गई हो, या फिर वो ऐसा अकाउंट हो जो आपने लोन लिया ही नहीं हो, और वो उसमें कोई डिफॉल्ट चल रहा हो, तो आपका सिविल स्कोर गिरता चला जाएगा। तो वंस इन ईयर आपको अपना सिविल डाउनलोड करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई ऐसा इनएक्यूरेट अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन आ गई सेटलमेंट में, मान लीजिए आपने सेटलमेंट किया हो और वो सेटलमेंट शो नहीं कर रहा हो, तो आप उस पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिविल स्कोर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो पता चल जाएगा वो सेटलमेंट दिखा नहीं रहा है। तो वो रिपोर्ट आप सिविल कंज्यूमर डिस्प्यूट में कर सकते हो, अपने लेंडर को बता सकते हो। जो आपका सिविल होता है, वो आपका सेटलमेंट जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इनएक्यूरेसीज आ रही है, वो तुरंत नहीं हटाएगा। वो अपने लेंडर को इन्फॉर्म करेगा, तो लेंडर से पूछेगा कि ये इन्होंने जो डिस्प्यूट रेज किया है वो सही है कि नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक कि आप सिविल आप निकालोगे नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कोई इनएक्यूरेट अकाउंट है या कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई इनएक्यूरेसी है। तो आप कैसे बताओगे अपने लेंडर को? तो आप जब भी डिस्प्यूट रेज करेंगे, तो लेंडर के पास में वो सिविल भेजेगा, और जब वहाँ एनओसी मिल जाएगी, तो आपका सिविल इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।